नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग। आज हमारा जो क्लास का टॉपिक भी है वो हमने टॉपिक डिसाइड किया है, ज्योतिष, प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ। हम आगे चल के हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। हमने जाना था एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और आपको कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है। पूरी जो आगे हमारा फ्लो चलेगा एजुकेशन का या क्लासेस का, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब कुछ हमने अपनी पिछली क्लास में जाना था। थोड़ा बहुत हमने कर्म सिद्धांत पर भी चर्चा की थी। तो आज हम और लास्ट में मैंने नक्षत्र आपको बताए थे कि आपको 27 नक्षत्र और 9 प्लैनेट्स और कुछ जो राशियां या जोडिएक साइन थे उनकी आपको डिटेल दी थी कि आपको इनको पता होना चाहिए। आज की क्लास में लास्ट में हम नक्षत्र पर भी जाएंगे। तो जो हम स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं कर्म सिद्धांत के साथ। तो हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। जितने लोग भी अवेलेबल है यहाँ पर उपलब्ध हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, और शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर बोर्ड पे, आज हमने यहाँ पर जो क्लास की शुरुआत के लिए जो हमने श्लोक रखा है या कर्म थ्योरी के कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको बताने हैं, क्योंकि आने वाली जो एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी है आपकी, वहां पर ये प्रश्न, ये कर्म सिद्धांत आपको बार बार परेशान करेगा। कुछ ना कुछ आपको ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में हेल्प करेगा। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक डिटेल्स है कर्म थ्योरी के बारे में या कर्मा थ्योरी के बारे में। सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा जिस चीज का यूज होता है वो मेरे हिसाब से भगवत गीता का। जैसे इसमें पहली लाइन ही अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहा गया है, कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते शंगु अस्तु कर्माणी। ये अध्याय 2 श्लोक 47, यहाँ 45 लिखा है, बट आई थिंक ये 47 श्लोक है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप कर्म करो, कर्म करने पर अधिकार है। फल आपको मिलना है, नहीं मिलना है, या कब मिलना है, ये मैं आपको बाद में डिसाइड करूंगा। या कब मिलना है वो टोटली मेरे हैंड में। तो आप बिना फल की आशा किए कर्म करें। और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि कर्म सिद्धांत ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में होने वाली अनेक घटनाएं या जो भी इवेंट्स है लाइफ के, उनमें उनका इम्पोर्टेंस होता ही है। वो कर्म चाहे किसी भी बर्थ में किए गए हों, किसी भी जीवन काल में किए गए हों, किसी भी लाइफ में किए गए हों। तो इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी हर एस्ट्रोलॉजर को, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं उनके लिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास में। जो बेसिक कर्म के सिद्धांत है या कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जो कर्म है उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, आप बार बार सुनते रहते होंगे, संचित कर्म आपको परेशान कर रहे हैं, संचित कर्मों की वजह से आपकी लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, कई बार आपने सुना होगा। तो कर्म की प्रवृत्ति में जो सबसे पहली चीज आती है वो आपके संचित कर्म। आपको यहाँ पर ठीक दिख रहा है, किसी को दिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सबसे पहला जो कर्म में आता है, कर्म का नेचर या प्रवृत्ति कैसी होती है और उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है आपके संचित कर्म। संचित कर्म होते क्या है बेसिकली, अगर मैं आप यहाँ पर देखेंगे संचित कर्म यानी कि जो आप अपनी पास्ट लाइफ में जन्मांतर में किए गए आपके जो कर्म है, और उनको यूटिलाइज करने के बाद, भोगने के बाद, वो कर्मफल जिन्हें आप लेके इस संसार में एंट्री करते हैं वो आपके संचित कर्म होते हैं। तो जब इस संसार में आप एंट्री कर रहे होते हो तो पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्म आप उनको भोग चुके होते हैं, यूटिलाइज कर चुके होते हैं, कुछ बैलेंस बच जाते हैं। वो अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको लेके एंट्री करते हैं आप। और जो आपका प्रारब्ध ओपन होगा, ठीक है, जो आपकी डेस्टिनी खुलेगी या जो आपका खाता खुलेगा, इन्हीं संचित कर्मों के अकॉर्डिंग खुलेगा। यानी कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि आपको किस परिवार में जन्म लेना है ये आपके हाथ में नहीं है। आपके माता पिता कौन हो सकते हैं, पेरेंट्स कौन हो सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है। कितने भाई बहन होंगे आप, आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपकी ओपनिंग होती है इस संसार में, इस जन्म में, वो आपके संचित कर्मों के इम्पैक्ट से होती है कि आपको स्वस्थ पैदा होना है, कोई बीमारी लेकर पैदा होना है, अच्छे घर में बुरे घर में, कहाँ पर जाना है आपको, ये टोटली संचित कर्म से डिपेंड करते हैं। इन संचित कर्मों को, जैसे कि हमने पिछली बार आपको कुंडली के सारे हाउसेस बताए थे, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इन संचित कर्मों का क्या अच्छा या बुरा रिजल्ट है, या इनका क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, आप इसको कुंडली के 5th हाउस के साथ देख सकते हैं बहुत इजीली। ये आपका D1 चार्ट है,
ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। नॉर्थ इंडियन पैटर्न है ये कुंडली का, और यहाँ पर हम घड़ी की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हाउस। तो ये जो फिफ्थ हाउस है, ये आपकी लाइफ में आपके संचित कर्मों को दिखाता है। फिफ्थ हाउस की पोजीशन कैसी है, फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, फिफ्थ हाउस पर किन किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, क्या क्या प्लानिटरी पोजीशंस आ रही हैं, ये सब आपके संचित कर्मों को डिफाइन करते हैं। फिफ्थ लॉर्ड किसके साथ बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, आगे डिविजनल चार्ट में कहाँ जा रहे हैं, वो सब यहाँ से डिफाइन होता है। तो जब भी संचित कर्मों की बात होगी तो आपको पता होने चाहिए ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ बैलेंसेस कर्मा है, जो आपके जन्म के समय आपको ट्रांसफर किए गए, उनको लेके आपने जन्म लिया। ये कैसे रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, खराब रहे, इनका जो एनालिसिस किया जाता है कुंडली के फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड की कंडीशन से किया जाता है। तो पहले प्रकार का जो यहाँ पर ये जो कर्म हो गया, ये आपका संचित कर्म हो गया। अब हम जाते हैं सेकंड। एक वर्ड बड़ा आप यूज करते हैं, प्रारब्ध। प्रारब्ध, कि आपके प्रारब्ध में ये है, हर एस्ट्रोलॉजर बोलता ही है, या जो थोड़ा बहुत भी कर्म सिद्धांत जानता है वो बोलता है कि क्या कर सकते हैं साहब, हमारे प्रारब्ध में या हमारी डेस्टिनी में ही ये था। तो प्रारब्ध क्या होता है, इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, वहां पर ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड टाइम के जो कर्म है, जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध क्या होता है कि ऐसे कर्म या फिर ऐसे आपके जो कर्म है जिन्हें आपको इस लाइफ में भोगना ही भोगना है, वो आपका प्रारब्ध है। आप इस लाइफ में अब आ गए हैं तो प्रारब्ध में आपके कुछ कर्म लिखे हैं जिनको आपको भोगना ही भोगना है, वो आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध कैसा होना है, अच्छा होना है, बुरा होना है इस लाइफ में, उसको हम कहाँ से एनालाइज करेंगे, उसको हम कुंडली के नाइन्थ हाउस से करेंगे। फिर से मैं आपको एक कुंडली के थ्रू बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको काल पुरुष की भी कुंडली कहते हैं, या कुंडली को आप एक तरीके से मानिए कि यहाँ से शुरू है काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर से। तो ये जो नाइन्थ नंबर लिखा है, ये नाइन्थ हाउस है आपका। ये आपके प्रारब्ध को डिसाइड करेगा, ये आपके संचित कर्मों को डिसाइड करेगा। आप समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। यहाँ की कंडीशन अगर अच्छी है और सारे जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली वो अच्छे दिख रहे हैं, हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो व्यक्ति अपने साथ कुछ अच्छे संचित कर्म लेके आया है जिसका इम्पैक्ट उसके जीवन भर रहेगा, और कुछ न कुछ प्रभाव उसको मिलता रहेगा। नाइन्थ हाउस आपको इस जीवन में क्या कर्म करने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप खाली बैठे, कुछ ना कुछ आप करेंगे जरूर, और इसी को फ्री विल की लिमिट कहते हैं। तो नाइन्थ हाउस आपके प्रारब्ध को, इस लाइफ में किए जाने वाले कर्म को कहते हैं, कि आपको ये जो कर्म है या जो आपके कर्म फल है इनको आपको भोगना ही भोगना है। ये आएगा आपके नाइन्थ हाउस से। तो संचित कर्म फिफ्थ हाउस, प्रारब्ध या डेस्टिनी नाइन्थ हाउस। आगे हम चलते हैं, कुछ एक्टिंग कर्म यानी आपके क्रियामान कर्म जो आप आके करेंगे। ये अधिकतर हिंदी वर्ड यूज किए गए हैं, ज्यादातर मैंने देखी है इंग्लिश की बुक में भी, तो मैं इनको हिंदी वर्ड करके ही कर रहा हूँ। वैसे ही समझिए, एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो संस्कृत है, श्लोक की डिकोडिंग की गई है, उसका जो नेक्स्ट रिफाइंड वे है वो हिंदी में है। और जब हम इसको इंग्लिश की तरफ ले जाते हैं तो थोड़ी सी उसकी जो कहते हैं ना कि अगर आप चेतन भगत भगत की नॉवल को हिंदी में पढ़ें तो उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी को आप बहुत ज़्यादा अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो वो फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी जो वो मैसेज देना चाहते हैं ऋषि मुनि अपनी संस्कृत के श्लोकों में कोडिंग के थ्रू। तो आप इनको हिंदी वर्ड्स की तरह यूज करें, क्रियामान कर्म। तो मैं क्रियामान कर्म बता, क्रियामान कर्म वो कर्म जो आपको जब तक इस धरती पर है वो करने ही होंगे। जिस दिन आपके कर्म खत्म, उस दिन आपकी जो लॉन्जिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जब हम किसी की एज निकालते हैं तो उसमें टेंथ हाउस को भी इसीलिए कंसीडर किया जाता है कि टेंथ हाउस का भी कहीं ना कहीं रोल आएगा। क्रियामान कर्म वो कर्म है जो आप इस लाइफ में आकर करेंगे, तो आपको कुछ करने को दिया गया है कि अब आपकी ये फ्री विल यहाँ से शुरू हो रही है टेंथ हाउस से, और यहाँ पर आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्रियामान कर्म ये वो कर्म आपकी लाइफ में आ जाएंगे
जो आपको प्रेजेंट लाइफ में करने हैं और आप करते हैं। जैसे आप जॉब करते हैं, आप किसी के साथ अच्छा या बुरा करते हैं, कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं अपनी लाइफ में। कुल मिला के कहीं ना कहीं इनका फ्री विल से भी हो जाता है कि कई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपके चार्ट में नहीं मैच कर रहे, फिर भी वो आपने अपनी लाइफ में कर दिए हैं। तो उनका भी इम्पैक्ट आपको इस लाइफ में भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल से पूरा समझाएंगे। तो आपके पास ये अगला जो क्रियामान कर्म है, ये 10th हाउस है। इसको वैसे कर्म स्थान भी कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, 10th हाउस को। कई लोग प्रोफेशन से लिंक करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका आज के देश काल पात्र में प्रोफेशन ही कर्म है जो आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपके किए जाने वाले कामों को डिफाइन करता है कि आप इस जीवन में आने के बाद कैसे काम करेंगे। कई लोग यहाँ पर एग्जॉल्टेड जुपिटर बैठा होता है, तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग से, कहीं ना कहीं धर्म कर्म अध्यात्म से कुछ इस तरीके के काम करते हो। तो 10th हाउस ये लगभग लगभग आइडिया दे देता है कि ये व्यक्ति के जो कर्म है या ये जो करने वाला है लाइफ में करेगा क्या। तो ये आपके क्रियामान कर्म है, ये हम 10th हाउस से देखते हैं। तो तीन चीजें हो गई, संचित कर्म 5th हाउस, आपका प्रारब्ध 9th हाउस, आपके क्रियामान कर्म 10th हाउस। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। कर्म का जो आपका कॉन्सेप्ट है उनको हम आगामी कर्म कहते हैं। ये ऐसे कर्म होते हैं जो आपको आने जाने वाले जो नेक्स्ट आपके बर्थ होंगे उसमें आपको करने को मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं इस लाइफ में जो आप नहीं कर पाते, या आपके साथ छूट जाती हैं, जुड़ के छूट जाती हैं, मिल के छूट जाती हैं। वो नेक्स्ट बर्थ आपके कुछ कर्म को डिफाइन करते हैं, वो आपके आगामी कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कर्म की यहाँ पर हमने चार तरीके के बताए, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान एंड आगामी कर्म। इन कर्मों के बीच में ही जीवन की जो गाड़ी है वो चलती रहती है, मूव करती रहती है। अब कर्म के स्वरूप क्या होते हैं, कर्म के जो प्रकार हैं या किस तरीके के कर्म हम अपनी लाइफ में करते हैं, उनको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इसमें फिर से हमें भगवत गीता का लेना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको भगवत गीता के अध्याय 4 में, चैप्टर 4 में, श्लोक जी। नंबर 16, 17, 18, ये आपको तीन श्लोक हैं जो आपको बताएंगे कि आप इस जीवन में कौन से कर्म करते हैं, कौन से कर्मों से आपको मोक्ष मिल सकता है, कौन से कर्म आपको जन्म जन्मांतर के बंधन से बांधते हैं। ये सारा कुछ अध्याय 4 आपको पढ़ना चाहिए। जिन लोगों के पास गीता हो इसको पढ़े जरूर, तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो और क्लियर होंगे। सबसे पहले तो वो कर्म हो गए जो हम मन, क्रम, वचन से करते हैं। कर्म कर्म ऐसा नहीं होता कि मैंने जाके किसी को थप्पड़ मार दिया तो ही मैं उसके साथ कार्मिक बंधन में हूँ, या मैंने किसी के साथ फिजिकली मारपीट की या फाइनेंशियली लॉस किया तो मैं कार्मिक बंधन में बंधा नहीं। एक अनजान व्यक्ति जा रहा है, आपने उसके साथ कुछ गलत सोचा, उसके विषय में गलत सोचा, या उसके विषय में गलत किसी से कहा भी, तो भी आप उसके साथ कार्मिक बंधन में बन जाएंगे। और ये जो कार्मिक बंधन होते हैं मन से, वचन से, कर्म से होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आपको इस संसार में घुमाते हैं। क्योंकि आप क्या करते हो नॉर्मली, किसी इंसान से आपका कोई भी मतलब ना हो, लेकिन अगर वो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अननेसेसरी या तो उसके बारे में कुछ गलत सोच लेंगे, या किसी और के साथ बात करने लगेंगे, अरे वो फलाना आदमी बेकार है, मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं लेकिन मुझे इतना पता है वो किसी काम का नहीं है। आप जब भी ये लाइन बोलते हैं तो वो कार्मिक बंधन आपके साथ बंध गया है। अब कभी न कभी जन्म जन्मांतरों में वो आपके बारे ऐसे सरकमटेंसेस बनेंगे कि वो आपके बारे में ऐसे सोचेगा। जब दोनों प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे तभी आप उससे मुक्त होंगे। तो इसीलिए गीता में भी कहा गया कि मन से भी किसी के बारे में गलत मत सोचें। वचन यानी अपने मुंह से भी जो शब्द निकालें किसी व्यक्ति के लिए, किसी प्राणी के लिए, वो सही निकालें। और कर्म तो ऐसा करे ही ना कि आपको किसी के साथ गलत कार्मिक बंधन में बंधना पड़े। तो ये जो कर्म है, जो पहला वाला पार्ट है, ये सबसे ज्यादा आपको सांसारिक जीवन में परेशान करता है, बार बार आपको रीबर्थ कराता रहेगा, घुमाता रहेगा। दूसरे प्रकार के जो आपके कर्म है, इनको गीता में अकर्म कहा गया है। ऐसे कर्म जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जो कर्म बिना फल की इच्छा के किए जाए, वही अकर्म है। यानी अब लोग कहते हैं कि मुझे कार्मिक बंधन में नहीं बनना, तो आप जो भी कर्म करें किसी के साथ, उसमें फल की आशा करें ही मत। उसमें आप ये चाहे मत कि आपकी कोई आसक्ति हो कि आपको, मैंने आज इसको एक गिलास पानी पिलाया है या मैंने आज इसको दान दे दिया है, तो अब मैं जब भी मंदिर के सामने से निकलूंगा ये मुझे नमस्ते जरूर करेगा क्योंकि मैंने इसको दान दिया है, या मैंने इसकी हेल्प कर दी है। मेरी हेल्प तो ये कभी नहीं कर पाएगा लेकिन अभी हमेशा ओब्लाइज रहेगा, मुझे देख के सर झुकाएगा, या मैं जो भी काम कहूंगा मना नहीं करेगा। ये सब कार्मिक बंधन में बांधते जाते हैं। इसीलिए जो पहला वाला श्लोक था
वही गीता का सार है और वही जीवन का सार है। कर्म कर, कर्म की किए जा, फल की चिंता मत कर। फल के प्रति अगर आसक्ति हो गई तो कर्म आपका निष्फल हो गया। वो आपको फल तो दे देगा लेकिन उन कार्मिक बंधनों में फिर से बांधेगा, जो बार बार आपके साथ आएंगे। सबसे खराब कैटेगरी के जो कर्म कहे गए वो विकर्म कहे गए हैं। ये कर्म मना किए गए, नहीं करने चाहिए। ये जन्म जन्मांतर के चक्कर में आपको डालते ही डालते हैं। जैसे कि आप किसी का गलत काम करो, निंद्रा, आलस्य और जितना ये सांसारिक जीवन की आपकी भोग विलास की चीजें हैं, ये सब विकर्म की कैटेगरी में आती हैं। इनको करने से व्यक्ति बार बार मूव करता रहता है, जन्म जन्मांतर में पृथ्वी लोक पर आता रहता है या फिर बार बार रीबर्थ लेता रहता है। तो ये तब भी ठीक है क्योंकि आपको करने ही करने हैं इस लाइफ में। ये वाले जो अकर्म हैं ये भी आपको कुछ ना कुछ करते रहने चाहिए लाइफ में। यानी लाइफ में आपके कुछ ऐसे काम होने चाहिए कि आपने इस हाथ से किए हैं, सीधे हाथ से, बाएं हाथ को भी नहीं पता। और किसी भी फल की कामना के या किसी भी रिजल्ट के पाने की आशा के अलावा किया कि मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई लाभ नहीं चाहिए, मैंने कर दिया, अब मैं भी नहीं पहचानता इसको और ना ही मैं ये मुझे पहचाने, यही बेहतर है। तो लाइफ में ये दो कर्म करते रहने चाहिए, विकर्म से बचना चाहिए। विकर्म सारे जो बोलते हैं खराब काम जितने हो सकते हैं इस दुनिया में आके, चाहे वो अल्कोहल लेना, नॉन वेज लेना, बहुत सारी खराब चीजें हैं, ठीक है, ये सारे विकर्म में आते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत कम लोग हैं, मेरी जानकारी में अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अकर्म कर रहा हो। सबके मन में कोई ना कोई लालसा है कि मैंने अगर इसके साथ कुछ किया है, कुछ भी ना करे तो थैंक यू तो मुझे बोले ही, या जीवन में जब भी मिले तो मेरे लिए ग्रेटफुल रहे। तो इस सबके मन में कामना होती है। तो अकर्म करने वाले व्यक्ति केवल ऋषि मुनि हो सकते हैं जो सांसारिक जीवन से अलग हो जाएं। अब आप जो लोग पूछ रहे थे अभी, कर्म का हिसाब चलता कैसे है, कर्म की गाड़ी चलती कैसे है, तो कर्म के हिसाब का मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ कि क्यों हम इस लाइफ में, कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी परेशान रहते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी मजे लेते हैं। सपोज आपके जो पास्ट लाइफ के कर्म थे वो 100 यूनिट थे, कर्मफल जिनको हम बोलते हैं। आपने जितने अपने पास्ट लाइफ के संचित कर्म थे उनका यूटिलाइजेशन कर लिया, लेकिन अभी ये 100 बाकी रह गए और अब आपको रीबर्थ लेना है, जन्म लेना है, पुनर्जन्म होना है आपका। फिर से आप इस दुनिया में आ रहे हैं। तो भगवान ऐसा नहीं करेगा कि ये जो 100 यूनिट है पूरी 100 की 100 ट्रांसफर कर दे आपको, क्योंकि वो आपके आगामी जो संचित कर्म है वो आपके लिए लगातार तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए वो कुछ ना कुछ बचा लेगा। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, 100 इसके बच रहे हैं, अब इसको जन्म देना है, मुझे टाइम आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, 100 में से इसके जो 60 यूनिट है, ये इसको मैं इसके नेक्स्ट बर्थ के लिए दे देता हूँ कि ये 60 यूनिट जो ये इसकी यूनिट कर्म फल है, इनको लेके ये आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में। 40% इसने यहाँ पर आपके रोक दिए और उसने कहा कि ये देखता हूँ मैं इसको अगले बर्थ में दूंगा, कभी दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो अब आप जब इस लाइफ में आए, इस दुनिया में आए, तो अब आपको 60 यूनिट जो हैं, जो एलोकेट किए गए हैं, वो आपको इस लाइफ में भोगने ही भोगने हैं या कंज्यूम करने ही करने हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं सर, बुरे भी हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपका एनालिसिस करने का है कि ये अच्छे हैं बुरे, लेकिन आप 60 यूनिट कर्मफल लेके इस लाइफ में आ गए हैं। अब आ गए तो इनका इम्पैक्ट तो रहेगा, ये आपका प्रारब्ध है 60 यूनिट। ठीक है, कि भाई साहब ये 60 यूनिट है, इसमें हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे घर में जन्म दे दिया, हो सकता है बहुत खराब घर में जन्म दे दिया हो सकता है आपको कोई बीमारी के साथ दिया हो सकता है आपको कोई जो फैमिली मिली हो बहुत सपोर्टिव मिली हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 60 यूनिट आपको मिल गए, ये प्रारब्ध है आपका। लेकिन यहाँ पर आप आए हैं, इस जन्म में आप आए हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसी को फ्री विल बोलते हैं। फ्री विल यानी कुछ ना कुछ काम आप इस लाइन में करेंगे। इन काम को हम कहते हैं क्रियामान कर्म, जिसको हमने 10th हाउस का, सपोज आपने 20 यूनिट, ये आपके प्रारब्ध से अलग कर्म है, ये आपके प्रारब्ध में थे ही नहीं। ये आपने 20 यूनिट क्रियामान कर्म किए हैं आपके, ठीक है। अब 20 यूनिट में ही भगवान फिर से उसी सिद्धांत को लगा देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के। आपने 20 यूनिट कर ली, सपोज मैंने किसी अपने बिजनेस को या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत की, उसका रिजल्ट क्या आना है वो गीता या भगवत गीता पर ही होगा।
हो सकता है इस 20 यूनिट के वो पूरे रिजल्ट दे दे, या हो सकता है इस जन्म में जो मैंने 20 यूनिट काम किया है इसका मुझे 10 यूनिट ही मिले। ठीक है। 10 यूनिट जो बचा बैलेंस, फिर ये आपके यहाँ पर डाल दिया उसने संचित कर्म में, यानी यहाँ आपके अब ये हो गया 50। ठीक है। तो ये आपका प्रारब्ध रहा, ये आपके क्रियामान कर्म रहे। क्रियामान कर्म में आपको इसलिए असर बहुत ज्यादा दिखता है कि आप जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए मेहनत करते हैं, कुछ मिल जाती हैं कुछ नहीं मिलती हैं। तो किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होगा, उसका जो भी रिजल्ट है वो 10 यूनिट यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा आपके फिर से जो संचित कर्म है। और यहाँ पर जब आपके क्रियामान कर्म खत्म हो गए तो फिर आपका ये वाला जो पार्ट है खत्म हो गया लाइफ का। और आपकी लाइफ में फिर से जो 50 यूनिट है, या जो 50 यूनिट संचित कर्म बच गए, अब इन्हीं 50 यूनिट संचित कर्म को लेके आपको फिर से रीबर्थ करना है। तो आप देखेंगे जो कर्मों का खेल है कि हर जन्म के कुछ ना कुछ क्रियामान कर्म संचित कर्मों में ट्रांसफर हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप आज किसी को परेशान कर रहे हैं, रुला रहे हैं, तो जरूरी नहीं उसका रिजल्ट आज ही मिले। ये आपके कर्म है, यहाँ रिजर्व हो गए। हो सकता है आपको कुछ रिजल्ट अभी दे दे और बोले कि ये काम करते हैं, अगली बार जन्म में इसको कुछ और हम रिजल्ट देंगे। तो आपने इस लाइफ में आके जो क्रियामान कर्म किए उनका कुछ पार्ट संचित कर्म में ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। तो टोटल ये 50 यूनिट हो गए। हर बार आके आप कुछ ना कुछ नए कर्म करेंगे ही प्रारब्ध के अलावा, उनका कुछ रिजल्ट मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, वो संचित कर्म में ट्रांसफर होता जाएगा। और इसी तरीके से आप बार बार जब भी व्रत लेंगे, तो जब भी आपका खाता खुलेगा नए व्रत का, इन संचित कर्मों से कुछ ना कुछ एलोकेट आपको जरूर होगा, अच्छा या बुरा हो सकता है। जब ये संचित कर्म जीरो हो जाते हैं, ये जो कर्मों का हिसाब है पूरा वो जीरो पर आ गया, आपकी जो डेबिट और क्रेडिट मिला के जीरो हो गया, वहां से आपका मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये भी बहुत कठिन हो जाता है मोक्ष को पाना, हर व्यक्ति नहीं पा सकता। तो आप देखेंगे जो ये धारा है, या जो संचित कर्मों का प्रवाह है, फ्लो है, ये कंटिन्यू बह रहा है, और बार बार आपके आने वाले जन्म में उनका इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपकी लाइफ में अगर अच्छा या बुरा कुछ चल रहा है जिसके लिए आप समझते हैं कि आप सीधे सीधे इस जन्म में जिम्मेदार नहीं है, मैंने इस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं दी, ये मुझे क्यों दे रहा है, तो उसका जवाब यहाँ संचित कर्मों के साथ लिंक्ड होगा। 100 यूनिट में से केवल 60 यूनिट ही आपके फिफ्थ हाउस में आए हैं, 40 तो रिजर्व ट्रेंच में चले गए आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रांसफर कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो संचित कर्म जो बच रहा है, जो नेक्स्ट लाइफ में इम्पैक्ट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो कुछ ही पार्ट जाता है, पूरा नहीं जा सकता किसी भी इंसान का, ये भगवत गीता कहती है। तो जो 100 यूनिट है, ये तो आपके एक्यूमुलेट होके कई जन्मों के कर्म है, लेकिन हर बर्थ में कुछ ना कुछ आएगा। 60 मैंने यूनिट एग्जाम्पल लिया है, कभी 50 कभी 40 कुछ ना कुछ आएगा। तो जो ये 60 यूनिट है, ये फिफ्थ हाउस है। ठीक है, इनको लेकर आए, ये फिफ्थ हाउस के साथ रिप्रेजेंट होगा। हाँ, नाइन्थ हाउस आपका हमें प्रारब्ध दिखाता है, और आपका 10th हाउस हमारे क्रियामान कर्म दिखाता है। तो यहाँ पर 60 और 20 के बीच में यहाँ पर कुछ अच्छे भी होंगे कर्म, कुछ बुरे भी कर्म होंगे, उनका इम्पैक्ट आपके 9th हाउस पर आएगा। 9th हाउस आपका प्रारब्ध, यानी आप इन कर्मों का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। कई लोग खराब परिस्थितियों में भी जमीन से उठकर भी बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, और कई लोग बहुत अच्छे संचित कर्म लेके भी बहुत खराब पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ये 9th हाउस से हमें पता चलता है। तो आप अपने इन 60 यूनिट का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अब आपको मिले हैं तो यूटिलाइजेशन तो करना ही है ना आपको, वो अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। तो वो 9th हाउस से डिसाइड होगा कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ठीक है। यहाँ से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, कर्म का हिसाब आपको समझ में आ गया कि कर्म कैसे हमें फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कैसे हम खराब कर्मों को भी अपनी फ्री विल से अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से पता चल रहा है। अगर कुछ गुण दोष लिखे हैं हमारी लाइफ में तो वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, उनसे हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, या कोई बीच का रास्ता निकल आए, तो उसके लिए भी फिर एस्ट्रोलॉजी में कर्म फल के आधार पर जो डिफाइन किए गए 3 तरीके के कर्म की डिफाइन किए गए हैं। अब जैसे सबसे पहली जो कैटेगरी है वो दृढ़ कर्म, फिक्स कर्म जिसको बोलते हैं। आपने जब 60 यूनिट लेके इस लाइफ में आए तो इनमें कुछ फिक्स कर्मा भी होंगे। जैसे मैंने कहा ना, संचित कर्म से आप 60 यूनिट लेकर आए हैं इस लाइफ में,
तो इसमें तीन तरीके के कर्म होंगे। पहला वाला जो कर्म है वो फिक्स कर्मा है। फिक्स कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनका भोग आपको भोगना ही पड़ता है। कोई रेमेडी, कोई दान, कोई पूजा, कोई जप उसको नहीं काट सकता। नो कैंसिलेशन। उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आप कुंडली से जान सकते हैं, किसी की कुंडली को देख के, कि ये जो सवाल पूछ रहा है या जिस टॉपिक पे मुझसे आंसर मांग रहा है, मुझे चेक करना चाहिए कौन से कर्मा की कैटेगरी में है। फिक्स कर्मा है तो आप उसे कैसे देखेंगे, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फिक्स कर्मा कोई नहीं काट सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो, या आपको कष्ट उठाना ही उठाना पड़ेगा, या आपको जो कंज्यूम है करना ही करना पड़ेगा। इसको आप नहीं टाल सकते। जिसको हम बोलते हैं होनी। होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसी को हम होनी बोलते हैं। ये फिक्स कर्मा कैसे होते हैं? सपोज कोई आपके पास आया और वो चाइल्ड बर्थ को लेके परेशान है, उसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, सारी चीजें उसने करा ली। नेचुरल भी ट्राई कर लिया, आईवीएफ भी ट्राई कर लिया, आईओई भी ट्राई कर लिया, और जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है सब कुछ ट्राई कर लिया। लेकिन साहब काम नहीं बन रहा है, निसंतान है। आपको बहुत बड़े बड़े अरबपति भी निसंतान मिल जाएंगे। उनमें से आपको मैं कुछ एक दो एग्जांपल दे दूंगा। शायद उनके पास पैसे और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस कर्म को काट नहीं पाए। तो आप देखिए, जैसे अब आपको पता करना है कि फिक्स कर्मा है। अब उसने पूछा कि मेरे संतान होनी है कि नहीं होनी है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर इसको इतना डिले हो रहा है तो कहीं फिक्स कर्मा में तो कन्वर्ट नहीं है कि इसको संतान होनी नहीं है। तो आप उसके अलग अलग चार्ट्स देखेंगे। D1 चार्ट में जाके फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, जुपिटर की कंडीशन, जुपिटर से फिफ्थ हाउस। D9 में जाके सारी चीजें चेक करेंगे। D7 में जाके सारी चीजें करेंगे सप्तमांश चार्ट में। ये अलग अलग डिविजनल चार्ट है। वहां से आप डिफाइन कर लोगे, जब आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे, कि इसको ट्राई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इसको डेस्टिनी ने किसी दूसरे काम के लिए चुना है। अगर सभी चार्ट में बहुत स्ट्रांगली कैंसिलेशन आ रहा है, कहीं से भी एक एक सिंगल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मान लेना ये फिक्स कर्मा है, इसको कोई नहीं टाल सकता। बच्चा नहीं है, किड्स का बर्थ नहीं है लाइफ में, तो नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको डेस्टिनी ने फिर दूसरे कामों के लिए चुना है। तो आपको हमेशा उसका वो, जब भी आपका ये भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मोरल कंडक्ट भी आपके पास ही होना चाहिए कि नेगेटिव चीज को भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताएं। और आपको फिक्स कर्मा दिख गया कि इसके किड्स हो ही नहीं सकते, तो आपको ऐसे नहीं बोल देना जी। बहुत एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि नहीं, आपके कोई बच्चा नहीं, आपके बच्चा नहीं हो सकता, आप जाइए। आपने उसको निराश किया है। ठीक है, फिक्स कर्मा था, आप उसको पॉजिटिव सेंस में बोलिए। डेस्टिनी ने आपको किसी दूसरे काम के लिए चुना है। कोई कार्मिक बैलेंसेस पीछे इंतजार कर रहा है, इसलिए नया कार्मिक बैलेंसेस आपके साथ नहीं जुड़ रहा है। आपको एडॉप्शन की तरफ जाना चाहिए। वहां से डेस्टिनी आपको कुछ नया अवसर दे रही है, नया मौका दे रही है, नई अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपनी डेस्टिनी को बदल लो। तो ये पॉजिटिव वे है। ठीक है, तो दृढ़ कर्म को कोई नहीं काट सकता। ये तीन तरीके के कर्म है। जैसे आप देखिए, दिलीप कुमार जो बॉलीवुड एक्टर, उनके कोई संतान नहीं। अनुपम खेर, कोई संतान नहीं। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके चीजों में, फाइनेंस में बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी उन कर्मों को नहीं काट पा रहे। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। हाँ, अभी एक लेटेस्ट ये, आई थिंक मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे का नाम अनंत अंबानी है। वो इतनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, इतनी बीमारियों से जूझ रहे हैं कि उनके फादर उनको हमेशा देख के परेशान रहते हैं। ये कष्ट है उनके जीवन का, कि वो चाहे जितना पैसा लगा दें, उनकी फिजिकल हेल्थ को ठीक नहीं कर सकते। उनकी जो बीमारियां हैं उनको परमानेंट ठीक नहीं कर सकते, जो समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी की कुंडली में ये फिक्स कर्मा वाला पार्ट एक्टिवेट है, कि आप चाहे कुछ भी कर लो साहब, इस पोर्शन से आप परेशान ही रहोगे। जीवन भर आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपका पैसा, पावर और कोई भी चीज मायने नहीं रखती। हाँ, प्रार्थनाएं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर करती है, लेकिन वो इस बंधन को खत्म नहीं कर सकती। आप फंसे हो तो फंसे ही रहोगे, निकल नहीं पाओगे। जो दूसरा प्रकार का जो कर्म है, जो सेकंड टाइप कर्म है, हिंदी वर्ड है, थोड़ा सा आपको सुनने में लगेगा, बट इनको बोला गया अदृढ़ क्रम। ये फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इनको आप चेंज कर सकते हो। तो इसी 60 यूनिट में कुछ आपके ऐसे कर्म भी हैं
जो फ्लेक्सिबल है, जिनको आप थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, बदल सकते हो अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रायश्चित से, अपनी प्रार्थनाओं से। जैसे कि मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ कि किड्स होने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और आप देख रहे हो, लेकिन आपने जब उसका सारे चार्ट्स देख रहे थे तो अचानक आपकी जब नज़र D7 चार्ट पे गई, जो हम संतान के लिए या किड्स के लिए देखते हैं, तो आपको एक अच्छा इंडिकेशन ये मिल गया। सपोज ये थी कैंसर लंग, ये किसी का D7 चार्ट है। यहाँ भी अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, D1 में भी अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, D9 में भी अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको अचानक दिखा। यहाँ जुपिटर एक्सॉल्टेड होके बैठा है और फिफ्थ हाउस पर एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल कर्मा में बदलता हुआ दिख रहा है कि कुछ कमी तो है डेस्टिनी में, मिलना तो आसानी से नहीं है, यहाँ पर कमी है। लेकिन इस कमी को आखिरी में जो चार्ट है, एक डिविजनल चार्ट, वो सपोर्ट कर रहा है जुपिटर। तो कहीं ना कहीं आपके जो पुरुषार्थ है, यानी आप साइंस टेक का यूज कर सकते हैं, आप प्रार्थनाओं का यूज कर सकते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी को यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो वो कर्म जिनको आप अपनी मेहनत से बदल सकते हैं। कई लोग बहुत छोटी चीजों से ऊपर जाते हैं, कोई लोग अपने मेहनत पुरुषार्थ से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये इनकी डेस्टिनी में हो चाहे ना हो, प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग में, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, प्रार्थनाओं से वो आगे बढ़ते ही बढ़ते, उनको कोई रोक नहीं पाता। तो अभी हम ऐसे टॉपिक पे ही चलेंगे, तो हम इनको आसानी से खत्म करते जाएंगे। और डिविजनल चार्ट हमारे टॉपिक्स में है, सारे डिविजनल चार्ट। इनफैक्ट आपको हाथ से मैं कुंडली बनाना भी सिखाऊंगा कि पंचांग एफएमरीज की हेल्प से आप कैसे किसी की कुंडली बना सकते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर के। मेरा काम है सिखाना, आगे आप उसको कितना अपनी लाइफ में यूज करेंगे नहीं करेंगे वो आप पर है। लेकिन हमारे जो कोर्स में ये पूरा है कि एक जन्म कुंडली आपको केवल डिटेल दी गई है तीन, उसके बाद आपको पूरी जन्म कुंडली बना के उसकी तैयार कर देनी है, दशाएं निकाल देनी है, डिविजनल चार्ट बना देने बिना किसी सॉफ्टवेयर के। केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें एफएमरीज की हेल्प पड़ेगी, टेबल ऑफ असेंडेंट की बुक की हेल्प पड़ेगी जो एनसी लहरी की आती है, मैं आपको बता दूंगा, और पंचांग की, जहाँ पर हर दिन प्लानिट की पोजीशंस डिग्री वाइज लिखी होती है। तो हम उसको कवर करेंगे। मैथमेटिकल में वो सारी चीजें हैं। दशाओं की मैनुअल कैलकुलेशन है कि आप चंद्रमा की डिग्री से विष्णुत्री दशा कैलकुलेट कर सकते हो केवल उंगलियों पे, ठीक है। आज के चार्ट में भी आगे हम नक्षत्र पे जाएंगे, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको केवल इतना बोल दिया गया है कि जुपिटर स्कॉर्पियो में 6 डिग्री 18 मिनट के, तो इनका नक्षत्र कौन है। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं देखना पड़ेगा, आप केवल 10 या 20 सेकंड, 10 सेकंड की मैक्सिमम कैलकुलेशन में आप बता दोगे यहाँ पर बैठा है जुपिटर, इसके नक्षत्र में बैठा है। ये सारी चीजें कवर है। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट था, ये हमारा फ्लेक्सिबल कर्म है, जो बदले जा सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, ठीक है। थर्ड टाइप के जो कर्मा हैं, इनको बीच के कर्म बोले गए हैं, सेमी फ्लेक्सिबल। ये बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, इनको दृढ़ कर्म बोला गया है, या सेमी फ्लेक्सिबल। इसका एग्जाम्पल ऐसे, कोई व्यक्ति अगर आईसीयू में है, अब आपको डाउटफुल लग रहा है ये बचेगा नहीं बचेगा, बहुत ज्यादा कुछ सिचुएशंस क्लियर नहीं हो रही है, तो आप उसको कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, ग्रह शांति, कि आप ग्रह शांति करा लीजिए, इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करा दीजिए, कुछ और रेमेडीज कीजिए। तो इस तरीके की रेमेडीज में जहाँ पर आपको काम को होने में संभावना हो, या डाउट हो कि ये काम हो सकता है नहीं हो सकता है, वो आपके सेमी फ्लेक्सिबल कर्मास में आएंगे। ये तीन तरीके के आपके कर्म इधर हो गए, ठीक है। ज्योतिष में एक चीज और याद होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, जो मैं इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ तेजी से, जिससे कि हम आगे बढ़े नक्षत्र पे। ज्योतिष में रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। आप अगर गीता के चैप्टर 2 में जाएंगे, श्लोक 27 में एकदम क्लियर किया कहा गया है कि जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु, और जो मृत हुए हैं उनका जन्म निश्चित है। यानी जो मृत्यु और जन्म का चक्र है निरंतर चलता रहता है। तो रीबर्थ हम लेते रहते हैं। और महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विदन्ति मातरम, तथा पूर्व कृतम कर्मा कर्ता रमुन गच्छति। जैसे गायों का झुंड, हजारों गायें हों, उन हजारों गायों में जो एक बछड़ा होता है वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा। ये टेस्टेड है, आप करके देखिएगा। और महाभारत के श्लोक में भी वर्णित है कि वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा, हजार गायों के बीच में भी आप उसको खुले मैदान में छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा।
इसी प्रकार से, इसी तरीके से जो आपके कर्म है वो भी आपको ढूंढ लेंगे सही टाइम पे सही जगह। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो आपको पहचान के उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। वो आपके पीछे लगातार रहते हैं। ये आपके पास लाइफ के कर्म हैं। ये शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। एक और श्लोक है अध्याय 2 का ही, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आपको जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उनका बेस क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स क्या है, वो पता होना चाहिए। ये श्लोक शायद आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी गीता का अध्याय 2 का ही श्लोक है। वासांसि जीर्णा यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यायन शयन्ति नवनिदेहि। जैसे मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरीके से आत्मा लगातार नए शरीर को धारण कर रही है। जब एक शरीर बेकार हो जाता है, उसमें कुछ रहता नहीं है, तो आत्मा उसको त्याग कर देती है और एक नए शरीर में जाती है। तो आत्मा तो वही है, केवल शरीर चेंज हो रहा है। जो दंड या पनिशमेंट या रिवॉर्ड मिलना है वो आत्मा को मिलना है। आत्मा के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर होता है और आत्मा बॉडी कन्वर्ट करती रहती है। इसीलिए बार बार दुख सुख जीवन में लगे रहते हैं। एक चीज और बहुत ज्यादा रहती है डिस्कशन में, और ये इंटेलेक्चुअल क्लास सबसे ज्यादा करता है। प्रारब्ध यानी डेस्टिनी और या भाग्य और पुरुषार्थ पर हमेशा डिबेट होती रहती है। जो पहली साइड है, जो पहला पक्ष है, वो ये कहता है कि साहब सब कुछ अगर डिफाइन है, प्री डिफाइन है, ये होना है ऐसे होना है, तो मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, आराम से बैठ जाना चाहिए। दूसरी जो थ्योरी है वो कहती है कि जो आलसी नकारे लोग हैं उनके लिए ये सब है, डेस्टिनी ये वो। आप अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब या सही चीजें हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपका जो कर्म, आपका जो कर्म है और आपका जो भाग्य है, ये इंटरलिंक्ड है। इसको हम फिर से इन्हीं जो कर्म की कैटेगरी है, दृढ़ अदृढ़ दृढ़ में कर सकते हैं। कुछ आपके ऐसे कर्म है, मैंने कहा ना कि अब आपको एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, कुछ कर्म आप नहीं काट सकते हो। आप चाहे जितने पुरुषार्थी हो, चाहे आप सर के बल खड़े हो जाओ, कुछ कर्म आप नहीं काट सकते हो, वो आपको भोगने ही भोगने पड़ेंगे। वो हम कह चुके हैं। तो आप चाहे अपने आप को जितना बाहुबली बोले, चाहे आप आपको जितना इंटेलेक्चुअल बोले, कुछ जीवन में कष्ट प्रत्येक व्यक्ति के ऐसा होगा। और हर व्यक्ति के जीवन में होगा। मैं नाम लेके बता सकता हूँ, बड़े लोगों से लेके छोटे लोगों तक। और ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना हो। कष्ट की परिभाषा अलग अलग होगी, और वो उन कष्टों को काट नहीं पा रहा है। उसने सारे पुरुषार्थ कर डाले, सब कुछ कर डाला, लेकिन वो बताएगा नहीं कभी किसी को कि मेरे जीवन का कष्ट क्या है। लेकिन होगा जरूर, मेरे जीवन में भी है, आपके भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कष्ट है जिन्हें आप काटना चाहते हैं लेकिन कट नहीं पा रहे। बहुत मेहनत कर ली, बहुत आगे निकल आए लाइफ में, लेकिन अभी भी उस पॉइंट पर हम वहीं पर रुके हुए हैं। ये कष्ट होते हैं दृढ़। यहाँ पर पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकता आपका। दोबारा मैंने बोला ही था आपको कि आपके पास फ्लेक्सिबल कर्मा है, ठीक है, इनसे आप बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। फ्री विल की लिमिट है। एक ही जैसे कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजें देते रहते हैं। तो जैसे कि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है सपोज किसी कुंडली में, फोर्थ या फिफ्थ हाउस में सैटर्न एंड मार्स। नॉर्मली इसको बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन को पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब फ्री विल की लिमिट आ गई। उस टेक्निकल एजुकेशन में वो क्या करना चाहता है, मैकेनिकल में जाना चाहता है, मैकेनिकल में भी ले जाएगा उसको। सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल इंजीनियर भी बना देगा। कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर देगा। तो ये कॉम्बिनेशन तो उसको मिले थे कि वो टेक्निकल पढ़ाई पढ़ेगा। उस टेक्निकल पढ़ाई में वो कौन सी पढ़ाई पढ़ेगा, वो फ्री विल है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम अचीव कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, ये हमने अपनी मेहनत से किया है। जो आपने अचीव किया है वो आपके फ्लेक्सिबल कर्मास थे, जिसको आपने मेहनत से एक्टिवेट किया, पाया, और उनमें आपकी चार्ट में कॉम्बिनेशन थे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो थर्ड कैटेगरी में आएंगे, जिनको हम सेमी फ्लेक्सिबल कर्मास बोलते हैं, कि अपने कैरियर में वो सेटिस्फाइड नहीं होते। कॉम्बिनेशन मिले, सब कुछ किया, लेकिन फ्री विल से बार बार कन्वर्ट करते रहे और बार बार कुछ ना कुछ करते रहे। सपोज किसी को यूपीएससी में सेलेक्ट होना है, आईएएस बनना है, वो आईएएस बन गया, लेकिन उसने फ्री विल से आके फिर डिफाइन किया कि मैं ये काम नहीं करता, मैं अपना कोई बिजनेस करता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको नेट पे मिल जाएगा। रोमन सैनी, इन्होंने 16 ईयर की एज में एम्स में जो मेडिकल का एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर लिया। 21 की ईयर में ये डॉक्टर बन गए, ठीक है।
22 की ईयर में ये यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ऑल इंडिया रैंक 18 आती है, आईएएस की ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ महीने ही नौकरी करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं नौकरी, कहते हैं मैं अपना काम करता हूँ। डेस्टिनी ने अपना काम किया, इनको ये सारी चीज़ें दी, और फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई, अन अकेडमी, जो आजकल एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म। तो आप देखेंगे करीब 22,000 या 23,000 करोड़ की नेटवर्थ है उस कंपनी की। तो आप इन चीज़ों को मिलने के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं ईश्वर ने। तो ये आपकी लाइफ में इम्पेक्ट करते रहते हैं, इसीलिए सेम कॉम्बिनेशन होने के बाद भी कई लोगों की जॉब अलग होती है, कई लोगों के काम अलग होते हैं, लेकिन मिलते जुलते काम होते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ तक जो कर्म सिद्धांत था, कर्म थ्योरी थी, हमने इसको कवर कर लिया। ये आपकी लाइफ में बार बार आते रहेंगे, आपसे लोग मिलते रहेंगे, आपके मन में प्रश्न आते रहेंगे, और ये चीजें चलती रहेंगी। तो इतनी जो बेसिक समझ थी आपको होनी चाहिए, ये आपको दे दी गई है। ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब हम वापस आ रहे हैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ, कुंडली की तरफ। बेसिकली कुंडली के जो मेथड्स हैं, या कुंडलियाँ होती कितने तरीके की हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे आज। देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ कुंडली का जो स्ट्रक्चर है, प्रोफार्मा है, वो बदलता रहता है, अलग लोकेशन के हिसाब से, अलग जगह के हिसाब से। हम जो यहाँ पर सीखेंगे वो नॉर्थ इंडियन पैटर्न सीखेंगे, उत्तर भारतीय पैटर्न कुंडली का। इसमें क्या होता है कि हाउसेस फिक्स होते हैं। ये जो हाउसेस हैं ये फिक्स हैं आपके। ये चाहे किसी की भी कुंडली हो, आपकी हो, मेरी हो, अमिताभ बच्चन की हो, किसी की भी हो, जो हाउसेस हैं फिक्स हैं। जो जोडिएक साइन है वो मूवेबल है। जैसे कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन की कुंडली में कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हाउस है, वो उसकी कुंडली में भी फिफ्थ हाउस का आ जाएगा, आपकी कुंडली में भी फिफ्थ हाउस का आ जाएगा, ये नहीं बदलेगा। हो सकता है यहाँ पर किसी और की कुंडली में कोई और नंबर लिखा हो, लेकिन ये आपकी कुंडली में भी 10th हाउस ही आएगा, चाहे यहाँ पर 12 लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो। ये हाउस 10th है। ये जोडिएक साइन आपके मूव कर रहे हैं, ये बदलते रहेंगे, लेकिन हाउस आपके नहीं बदल रहे हैं। तो आप जब किसी का एजुकेशन को लेके कुछ पूछना चाहेगा, बच्चों को लेके कुछ पूछना चाहेगा, तो आपका सीधे फोकस होगा फिफ्थ हाउस पे, ये नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी कुंडली में फिफ्थ हाउस आपको यहाँ लगा देना है, किसी कुंडली में फिफ्थ हाउस कहीं और लगा देना है, ये आपका फिक्स रहेगा। और यहाँ पर जो मूवमेंट होता है प्लानेट का, वो मैंने कहा ना एंटी क्लॉकवाइज, हम यहाँ ऐसे चलते हैं। घड़ी आपकी इस तरीके से चलती है, अगर आप देखें यूं, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। और यहाँ पर हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, 11, 12, टोटल 12 या 12 असेंडेंट होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ कभी 2 नंबर लिखा होगा, कभी 3 नंबर लिखा होगा, कभी 4 नंबर लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, 1 से 12 तक कुछ भी। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर सपोज 12 लिखा है, तो 12 के बाद हमारी एस्ट्रोलॉजी में गिनती दोबारा 1 से शुरू हो जाती है, 1 से। तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर अगर 3 लिखा है, तो यहाँ पर फिर 4 आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में एंटी क्लॉकवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसको आप लोगों को क्लियर करना है। लोग ये नंबर से, ये राशियां देख के या जोडिएक साइन देख के कंफ्यूज आते हैं कि मैंने 9th देखना है, तो जहाँ 9th लिखा है वहां देखना शुरू कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपका, मैंने कहा ना कि यहाँ हाउसेस नहीं हिल रहे हैं, हाउसेस यही रहेंगे। ये 9th है, ये 9th ही रहेगा, यहाँ चाहे कोई भी नंबर आ जाए, XYZ, कोई भी मून साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होना। ये आपको बेसिक कंफ्यूजन क्लियर कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप जब हॉरोस्कोप देखेंगे तो जरूरी नहीं कि हर बार एरीज या मेष असेंडेंट का चार्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ भी पूरा का सर्कल बदल जाएगा। हाउसेस क्लियर है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आई थिंक मुझे सभी को क्लियर लग रहा है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यूज नहीं करना है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से पैटर्न चलते हैं। साउथ इंडिया में ये पैटर्न चलता है। अब इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। आपको इसको बहुत ज्यादा सीखना नहीं है, समझना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी, कुंडली ऐसे ही नहीं केवल ऐसी बनती है, कुंडली अलग अलग तरीके से भी बनती रहती है। ये साउथ इंडियन पैटर्न है। यहाँ कोई भी भाव स्थिर नहीं है, यहाँ आपके जो साइन है वो फिक्स होते हैं।
और यहाँ पर जो कैलकुलेशन चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी की दिशा में। तो आपके पास जब भी साउथ इंडियन पैटर्न की कुंडली होगी आपको ऐसे दिखेगी। ईस्ट इंडियन पैटर्न यानी जो पूर्वी भारत में हमारे चलता है, उसमें जो पैटर्न है आपका ये वाला रहता है। इसमें भी भाव आपके फिक्स नहीं है, मूव होते रहते हैं, राशियां फिक्स होती हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखना नहीं है। जो मुझे पता था, मैं चाहता था कि आप तक भी जाए। तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि कुंडली इतने तरीकों से बन सकती है। तो आपने ये सारे पैटर्न देख लिए, ठीक है। एक पैटर्न और है, वेस्ट में चलता है, फॉरेन कंट्रीज में चलता है, थोड़ा जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, वहां पर इस सर्कल की तरह पूरा कुंडली का चार्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर भाव आपके फिक्स होते हैं, हाउसेस फिक्स होते हैं, जो जोडियक साइन है वो मूवेबल होती हैं, और प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज समझाते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पैटर्न यूज होते हैं। बट मोस्टली और जो ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज होता है वो नॉर्थ इंडियन पैटर्न यूज होता है, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। ये बेसिक आपको बस इनकी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ जी, नॉर्थ के अलावा भी कुछ अलग अलग पैटर्न है जहाँ पर हम काम देखते हैं, ठीक है। देखिए, याद तो ऐसे होना चाहिए: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। पहली रो ऐसे। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो हमने कुंडली बनाई थी या ये चार्ट बनाया था, तो यहाँ पर एक चार्ट की ये फर्स्ट हाउस की जो वैल्यू है या पहली राशि टोटल 30 डिग्री की होती है। 30, फिर 30 और ऐड होगा, 60, फिर 90, 120, ऐसे ही हम पूरा होते जाएंगे। तो वैसे भी सबको बेसिक प्रिंसिपल पता है कि सर्कल पूरा 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो 12th हाउस तक आते आते 360 डिग्री कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको लर्न कीजिएगा अच्छे से। क्योंकि प्लानेट किसके नक्षत्र में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट देता ही देता है। एक नक्षत्र की जो वैल्यू होती है आपका, या इसमें 4 चरण होते हैं, आपने सुना ही होगा, 4 स्टेप्स होते हैं, 4 पद होते हैं, कुछ भी कह लीजिए। कहते हैं ना कि इनका रोहिणी के पहले चरण में, सेकंड चरण में, थर्ड चरण में, या फोर्थ चरण में, या फोर्थ नक्षत्र का पद था उसमें जन्म हुआ। एक नक्षत्र आपका 4 चरणों में डिवाइड होता है: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नक्षत्र के किस चरण में कौन सा चरण आया है उसका भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता ही आता है। अब हमें एक नक्षत्र की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 उसकी स्टेज होती है: पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो अब हम एक नक्षत्र की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिर से अपने पुराने के स्कूल टाइम में लौट जाना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में आपको बार बार कुछ चीजें याद करनी चाहिए। जैसे 1 डिग्री की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 60 मिनट के बराबर होती है। मिनट को हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर डिग्री हमें यूज करना है, मैं आपको बता दूं, ये सिंबल आप याद रखना। तो हम इसको यूं करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे, मतलब 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम ऊपर एक डिग्री लगा देंगे। हमें कहीं मिनट का यूज करना है तो सिंगल एक ये हम कर देंगे, सपोज ये हो गया 30 मिनट। हमें सेकंड का यूज करना है तो हम डबल मार्क की लगाएंगे यहाँ पर, ये हो गया 30 सेकेंड। तो इस तरीके से हम ये यूज करेंगे। 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है 60 मिनट के बराबर होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार अभी हम जब मैथमेटिकल उसमें जाएंगे, डिविजनल चार्ट्स में, मैनुअल कुंडलीज की तरफ, तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन या परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे आपके एक नक्षत्र की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर हम एक नक्षत्र की वैल्यू निकालेंगे आपकी बिल्कुल पुराने स्टाइल में, जैसे हमें पता है। टोटल आपका जो साइकिल है 360 डिग्री का है, और 27 जो नक्षत्र है वो इन्हीं 360 डिग्री में कवर होंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 27 से, ठीक है। अब 27 से हम डिवाइड करेंगे तो हम पुराना ही रूल लगाएंगे, बचपन वाला। 27 × 27 आया, या हमने 20, इसको कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका वो मैच ही नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर इसको किया इस तरीके से, 27 आया, यहाँ पर 9 आया आपका, और 90 आ गया। फिर आपने 27 थ्री जा गए तो आपका आया 81। 81। यहाँ पर फिर बैलेंस बच गया आपका 9 डिग्री।
अब यहाँ तक तो जो वैल्यू आनी थी सबको समझ में आ गई, 13 डिग्री आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, 9 डिग्री के आसपास कहीं ना कहीं बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ 13 डिग्री तक क्लियर है जो हमने निकाली है वैल्यू। अब 9 डिग्री को हम थोड़ा सा साइड में ले लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम पॉइंट ले नहीं सकते, 27 से 9 का डिवीजन होगा नहीं, तो हम 9 डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, 9 × 60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको 27 से डिवाइड करेंगे, तो 9 × 60 आपका होता है 540, ठीक है। इसको हमने 27 से डिवाइड किया, तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा और 20 आएगा यहाँ पे। ये मिनट में आई वैल्यू, ये डिग्री में आई थी, ये मिनट में आई। अब पूरा ये डिवीजन वाला पार्ट खत्म हो गया। तो जो एक नक्षत्र की वैल्यू आई है हमारे पास, वो 13 डिग्री 20 मिनट आई है, ठीक है। तो एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता नहीं चाहिए। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, हमने पहले ही बताया था। और एक नक्षत्र की ओवरऑल वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट होती है। आपको दो चीजें बार बार आएंगी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और ये आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। हाँ एक और आएगी आपको बार बार यूज करने के लिए, 1 साइन, जब साइन को हम यूज करते हैं किसी राशि को, इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो हाँ ये कंडीशन आपका चलेगा, साइन, डिग्री, मिनट, सेकेंड। एक साइन, जोडियक साइन आपका 30 डिग्री का है। एक डिग्री आपकी 60 मिनट की है। एक मिनट आपका 60 सेकेंड का है, और सेकेंड से आगे हम जाते नहीं है, यहीं तक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हाँ तो ये आपको जब पूरा एस्ट्रोनॉमी शुरुआत में जब पढ़ाऊंगा एक अलग से क्लास में, अभी प्रेडिक्टिव मैंने इसलिए कर दी कि वो इससे भी ज़्यादा कैलकुलेटिव होती, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो, और यहाँ पर आप थोड़ी बेसिक चीज़ें लें जो कि नॉर्मल फॉर्मूलेस हैं, आपको याद करने हैं। 1 साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, बस। सिंपल सा है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक नक्षत्र की यहाँ पर वैल्यू क्लियर कर ली थी। कोई भी नक्षत्र हो, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 30 डिग्री 20 मिनट होगी। ये आपको पता होनी चाहिए कि एक नक्षत्र कहाँ तक जाएगा किसी भी राशि में, मैक्सिमम 30 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा। और हमने एक चीज आपको भी शुरुआत में बताई थी कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, या 4 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो अब आपको एक कैलकुलेशन फिर से करनी है, और आप लोग मुझे इसमें सपोर्ट करना, और सेम फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी नया नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। हमने पहले एक नक्षत्र की वैल्यू निकाली थी 13 डिग्री 20 मिनट। अब एक चरण की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, टोटल जो चरण है, स्टेप है, पद है, वो 4 है, तो हमें सेम फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से डिवाइड करना है, तो हम एक नक्षत्र की चरण है जो उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसमें आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा, इस बार मैं भूल गया हूँ। वैसे ही सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले 4 है, और 13 से यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर? ठीक है, 12 आ गया ना। अब हम नॉर्मल क्या करेंगे, कितना बैलेंस बचा? अभी 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, और अलग अलग यूनिट है। तो मैथमेटिकल में होता है कि किसी चीज को हम तभी डिवाइड कर सकते हैं एक साथ जब उनकी यूनिट एक हो। या तो इसको डिग्री में बदल लें, या इसको मिनट बदल लें, फिर 4 से डिवाइड करें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वैल्यू मिनट में। बढ़ानी है, तो हमें इसको मिनट में बदल लेना चाहिए जो डिग्री है। तो अब एक डिग्री आपकी कितनी है? ये एक डिग्री आपके पास पहले से भी, तो आपने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 60 हो गए। 20 मिनट्स आपके पास पहले से जमा है, तो आपके टोटल मिनट हो गए 80। अब आप 80 को 4 से अगर करेंगे डिवाइड, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 80 है, यहाँ जीरो, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक जीरो ना आ जाए। एक चरण की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट आ गई।
तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी बहुत लोगों को नहीं पता होती है, और उस चक्कर में वो गलत एस्ट्रोलॉजी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ। जब तक आपको, मैंने उसी दिन श्लोक बोला था, गणितेषु प्रवीणो, जब तक आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आपको नक्षत्र और इन सब की जानकारी नहीं है, तो आपकी प्रिडिक्शन कभी सही हो नहीं सकती, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहोगे। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक नक्षत्र इक्वल टू, हमने निकाल के बताया था, 13 डिग्री 3 मिनट। बेसिक। और एक नक्षत्र में टोटल 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप्स होती हैं। आप देखिए, आप सबकी कुंडली में ऐसे ही लिखा होगा, रोहिणी का पहला चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण। उसका एक लॉजिक होता है, उस पर हम आएंगे। क्या उसका लॉजिक होता है, हर चरण के हिसाब से प्रेडिक्शन बदलती रहती है। आपका जन्म अगर चित्रा ही नक्षत्र में हुआ है, तो चित्रा नक्षत्र में बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन आपका करेक्टरिस्टिक बदलेगी। आपका जन्म पहले में हुआ है, दूसरे में हुआ है, तीसरे में हुआ है, चौथे में हुआ है, उस पर डिफाइन करेगा। तो 4 स्टेप होती हैं। अब 4 स्टेप में से आपके जो एक स्टेप या एक चरण की जो वैल्यू है, वो 3 डिग्री। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि एक नक्षत्र एक राशि में 13 डिग्री 20 मिनट के बाद उस राशि में दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो आप इनको जोड़ेंगे, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट। तो ये आपका मिला के 13 डिग्री 20 मिनट ही आएगा। और यहाँ पर ऐसे ऐसे होते हुए पूरा एक नक्षत्र जब 13 डिग्री 20 मिनट क्रॉस कर लेता है, तो उसी राशि में फिर दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। तो आज से हम जो शुरुआत कर रहे हैं क्लास की, एस्ट्रोलॉजी में कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको ये इस तरीके से कंडीशन लिखी दिखेगी प्लानेट की। जैसे जुपिटर है, ये लिखा होगा 7s 18 डिग्री 25 मिनट, सपोज 32 सेकंड कर दो आप, ठीक है, ये पोजीशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये 7s तक जब मैंने लिख दिया, एस है ये, ठीक है। 7s का मतलब कि 7 जोडियक साइन वो क्रॉस कर चुका है, 8वीं यानी स्कॉर्पियो में चल रहा है। यानी कहाँ पर है आपका जुपिटर, स्कॉर्पियो में है, 8 नंबर में। और 8 नंबर में होते हुए वो 18 डिग्री 25 मिनट 32 सेकंड तक चला है इस राशि में। तो आपको जब भी यहाँ आगे एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं, तो एक राशि आपको पीछे समझनी चाहिए। अगर मुझे एरीज की बात करनी है तो मैं 0s लिखूंगा, ठीक है। मुझे टॉरस यानी वृषभ की बात करनी है तो मैं 1s लिखूंगा, दो नहीं लिखूंगा। मुझे मिथुन की बात करनी है 2s लिखूंगा, कर्क की या कैंसर की बात करनी है 3s। इसका मतलब होता है कि 3 राशि तो क्रॉस हो चुकी है, चौथी अभी क्रॉस नहीं हुई है, चल रहा है वो। यह यहाँ पर आके रुक गया 18 डिग्री 25 मिनट 32 सेकंड, जब आपका बर्थ हुआ। तो ये आपकी अगली राशि को, जब मैं कहीं पर भी लिखूं कोई प्लानेट यहाँ पर 5s ऐसे करके लिखा है, तो इसका मतलब कि वो 6 नंबर राशि में चल रहा है, वर्गों में चल रहा है। ये मैंने साइन आपको दिए, मिनट का ये सिंगल आपको देखना है, सेकंड ये, डिग्री ये, और साइन ये एस, इस तरीके से। ये टोटल 11s, 11s के बाद फिर से आपका 12वीं राशि, 12s नहीं लिखते हैं, फिर 0s लिखते हैं, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं, हर राशि में कोई ना कोई नक्षत्र होते हैं, और वो नक्षत्र कैसे काम करते हैं, आज मैं एक राशि का एग्जांपल दूंगा, बाकी मैं कल आपको क्लियर करूंगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहली राशि जोडिएक साइन में, एरीस, यानी कि मेष। आप मेष को हमेशा 0s मानिए, कहीं पर भी ये लिखा है तो इसका मतलब है कि वो प्लानेट इस टाइम मेष में है, एरीस में है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता ही है, 0 डिग्री से पहली राशि है, 30 डिग्री तक होती है, ठीक है। अब हम नक्षत्रों पे आ जाते हैं। अब टोटल राशि की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। एक साइन की वैल्यू आप सबको पता है ना, 30 डिग्री। तो इस राशि में अब जो नक्षत्र है आपके क्रम से, जो मैंने आपको याद करने को दिए थे, वो सारे नक्षत्र आएंगे। तो सबसे पहला जो नक्षत्र है आपका कौन सा है, सलू जी बताइए, सबसे पहला नक्षत्र। अश्वनी। अब पहला नक्षत्र से हम कवर करते हैं कि अगर आपको पता हो कि मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और आने वाले टाइम में आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए।
तो पूरी जो मेष राशि एरीज की वैल्यू है 30 डिग्री है, ठीक है। तो अश्वनी, अश्वनी में यानी ये भी इसके चार चरण होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। हर चरण की जो वैल्यू है स्टेप की 3 डिग्री 20 मिनट है। टोटल 13 डिग्री 20 मिनट तक। तो मेष राशि में आप देखेंगे सबसे पहले अश्वनी के चारों चरण कंप्लीट हो गए, बट अभी ये राशि खत्म नहीं हुई है, 30 डिग्री वैल्यू होती है ना। तो अश्वनी के पहले चारों चरण आ गए, तो मेष राशि में अगर कोई है तो हम ये बोल सकते हैं कि मेष राशि में अश्वनी के चारों चरण आएंगे। अश्वनी के बाद हम शुरू करेंगे दूसरा नक्षत्र, भरणी। इसके भी चार स्टेप होंगे, 1 2 3 4। 13 डिग्री 20 मिनट तक, यहाँ तक मेष राशि कंप्लीट हो गई थी, हमें 30 डिग्री तक कंप्लीट करनी है मेष राशि, तभी अगला नक्षत्र टॉरस में जाएगा। तो पूरा में कंज्यूम करना है इसको। तो 30 डिग्री मिनट बाद यहाँ पर पहला चरण 16 डिग्री 40 मिनट, दूसरा चरण 20 डिग्री, मैं वही 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ता जा रहा हूँ बस। थर्ड हो गया 23 डिग्री 20 मिनट, फोर्थ हो गया 26 डिग्री 40 मिनट आपका, ठीक है। तो अब देखो मेष राशि में दो नक्षत्र कभी कवर हो गए आपके 26 डिग्री 40 मिनट तक, 26 डिग्री 40 मिनट तक। अश्वनी पूरा कवर हो गया है, भरणी पूरा कवर हो गया है, ठीक है। अभी भी लेकिन ये राशि खत्म नहीं हुई, तो हम तीसरा नक्षत्र शुरू कर देते हैं, कृतिका। अब चूंकि यहाँ पर कृतिका के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बची है, कृतिका का एक ही चरण आ पाएगा। जैसे ही एक चरण आएगा तो यहाँ पर ये 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो कृतिका का पहला चरण है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है। तो अब आपको मोटा मोटा हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि मेष राशि में अगर कोई प्लैनेट जा रहा है तो वो तीन जो नक्षत्र उनमें होना चाहिए, या तो अश्वनी में होगा, या भरणी में होगा, या कृतिका में होगा। तो मेष राशि से आपको ये तो पता चल गया कि अगर कोई प्लैनेट मेष राशि में गया तो इन्हीं तीन नक्षत्रों में कहीं ना कहीं जाएगा। अब इन तीन नक्षत्रों में भी वो कहाँ जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, वो आपको ऐसे पता चलेगा। अब आपसे किसी ने, आपने किसी हॉरोस्कोप देखा, वहां पर मून के आगे ऐसे लिखा हुआ है 0S 27 डिग्री 21 मिनट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप अच्छे एक्सप्लोरर तभी माने जाएंगे जब आप बिना सॉफ्टवेयर के बता दें कि ये कौन से नक्षत्र में गया है। तो मैंने आपको सिखाया है। आपने सबसे पहले देखा 0S मेष राशि, अश्वनी भरणी कृतिका में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया, क्योंकि मेष राशि 30 डिग्री तक होती है। फिर आपने लास्ट की डिग्री देखी, 27 डिग्री 21 मिनट। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि अश्वनी के चार चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट हो गया 13 डिग्री 20 मिनट तक। उसके बाद भरणी आपने काउंट किया, 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी है। तो आपने कहा कि अश्वनी भरणी तो नहीं है इसमें, अब ये 26 डिग्री के आगे निकल चुका है, यानी 26 डिग्री 40 मिनट से आगे जा चुका है। तो ये कृतिका नक्षत्र में, आपने तुरंत बोला ये तो सूर्य के नक्षत्र में है आपका चंद्रमा। कृतिका आपको पता ही है सूर्य का नक्षत्र की प्रिडिक्शन में और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, और ये बेसिक ज्ञान है, ये आप होना ही चाहिए सबको। अभी मैं क्वेरीज लूंगा, मैं इसको कंप्लीट कर लूं। तो यही लास्ट टॉपिक है आज का। तो कृतिका नक्षत्र आपने तुरंत डिफाइन कर दिया, सूर्य के नक्षत्र में आपका चंद्रमा गया है। फिर आप सूर्य की पोजीशन देखेंगे, चंद्रमा अगर सूर्य के नक्षत्र में गया तो थोड़ा बहुत तो डिसकंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो वो प्रिडिक्शन में भी आपके आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए राशि, साइन, जोडियक साइन एंड डिग्री मिनट देख के कि आपके सामने कोई प्लानेट है, तो आप बिना सॉफ्टवेयर के आप बता सकते हैं कि ये इस नक्षत्र में गया है और कौन से चरण में गया। आप यहाँ तक बता सकते हो, यहाँ ये कृतिका के फर्स्ट चरण में, यानी कृतिका नक्षत्र में इसने जस्ट एंट्री ली है अभी, ठीक है। 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र रहता है मेष राशि में, और उसने जस्ट यहाँ पर एंट्री ली है। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताई है। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था।